मैं शिविर सिंह और हम पढ़ रहे हैं आधुनिक भारत। आधुनिक भारत के अंतर्गत जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। और इसी टॉपिक के अंतर्गत आज हम एक नया टॉपिक प्रारंभ करने जा रहे हैं, भारतीय हस्तकारी उद्योग का विनाश। तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो है भारतीय हस्तकारी उद्योगों का विनाश। ये आप चाहें तो दस्तकारी लिख देना, चल जाएगा, ठीक है। इसको समांतर दो भागों में पढ़ना है, एक तो शहरी हस्तकारी उद्योग का विनाश और दूसरा ग्रामीण हस्तकारी उद्योग का विनाश, ठीक है। हमें इसको दो भागों में डिवाइड करके ही पढ़ना है, क्योंकि अगर हमें अच्छे समझना है तो तभी समझ में आएगा जब हम उसको डिवाइडेशन करके बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है। तो इस टॉपिक की जो शुरुआत करेंगे वो शुरुआत करेंगे हम यहाँ से, शहरी हस्तकारी उद्योग का विनाश। तो आपकी हेडिंग हो जाएगी शहरी हस्तकारी उद्योग का विनाश। तो आप हेडिंग डालेंगे इसमें सबसे पहले शहरी हस्तकारी उद्योग का विनाश, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक पहला हो जाएगा, शहरी हस्तकारी उद्योग का विनाश। तो इस विनाश को समझने से पहले मैं सबसे पहले आपको इसका बेसिक समझाऊं, ठीक है। अर्थात कि हम सबसे पहले उस परिस्थितियों या उन स्थितियों को जानेंगे अंग्रेजों के आने से पूर्व भारत में शहरी जो उद्योग था उसकी स्थिति वास्तव में थी क्या। तो देखो, शहरों में जो प्रमुख रूप से उद्योग थे वो ये थे, एक तो जैसे आपका जहाज निर्माण, ठीक है, जहाज निर्माण उद्योग खूब चल रहा था, तो ये उद्योग था प्रमुख एक, ठीक है। दूसरा क्या था आपका, कागज उद्योग था, कागज वगैरह की मांग होती थी तो भारत में इसका निर्माण भी होता था, ठीक है। और तीसरा आपका हथियारों का निर्माण था, जैसे तलवार हो गए, ढाल हो गए, भाले हो गए, हथियारों का निर्माण, ये भी एक प्रमुख उद्योग था, ठीक है ना। और जैसे कि आपका तराशी का कार्य हो, तराशी मतलब समझते हैं, किसी पत्थर को तराश करके मूर्ति बनाना, वो सब। नक्काशी का कार्य होता था, ये तो आप समझते ही हैं। तो तराशी का कार्य, नक्काशी का कार्य, कागज उद्योग, हथियार निर्माण, और एक और था आपका प्रमुख था वो भी हाथी के दांतों से निर्मित वस्तुओं का निर्माण, एक ये प्रमुख कार्य था। तो ये प्रमुख उद्योग थे, है ना, जो अंग्रेजों के आने से पूर्व भारत में क्या थे, प्रचलित थे, जो शहरों में अक्सर हुआ करते थे या शहरों में इनका प्रचलन था, ठीक है। दूसरी बात, इन सब उद्योगों का जो सबसे बड़ा मतलब इनका खपत का स्रोत था, इन सब की जो खपत हुआ करती थी वो समानता होती थी रजवाड़ों में। कहाँ होती थी? रजवाड़ों में। रजवाड़ों का तात्पर्य क्या है? रजवाड़ा का मतलब है हमारे यहाँ पर देसी राजा, जो देसी राज्य हुआ करते थे, चाहे वो राजपूत हुए, अवध में हुए, चाहे आपके बंगाल में हुए, महाराष्ट्र में, जो भी क्षेत्रीय राजा महाराजा हुआ करते थे, उनके दरबार वगैरह में, उनके महलों वगैरह में इन सब वस्तुओं की आवश्यकता हुआ करती थी। अच्छी अच्छी वस्तुओं का, हाथी से निर्मित वस्तुओं का, हाथी के दांत से निर्मित वस्तुओं का डिमांड होती थी, है ना। बहुत सारी चीज़ों की वहाँ मांग रहा करती थी। तो जैसे ये लोग क्या करते थे, निर्माण करते थे, इनकी मांग कहाँ होती थी? रजवाड़ों में। इनको बदले में एक अच्छी राशि मिलती थी और उद्योग धंधे बढ़िया से काम चल रहे थे। भारतीय रजवाड़ों के साथ साथ में जैसे हाथी के दांत से निर्मित वस्तुएं हो गई या विलासितापूर्ण सामान हो गए, इन सब की डिमांड भारत के साथ साथ विदेशों में भी हुआ करती थी। यानी कहना तात्पर्य यह है कि हमारा शहरी उद्योग जो था एक अच्छी कंडीशन में और एक अच्छी स्थिति में था। तो फिर आखिर ऐसी स्थिति क्या उत्पन्न हुई जिसके कारण हुआ क्या, भारतीय जो शहरी उद्योग था उसका विनाश हुआ। तो हुआ क्या, जब अंग्रेज भारत में आए और विशेष रूप से 1757 में प्लासी के दोनों जीत लिया, उसके पश्चात उनके हाथ में राजनीतिक शक्ति क्या हो गई, आ गई, और उन्होंने जो भारतीय उद्योग धंधे था उन पर धीरे धीरे कंट्रोल करना प्रारंभ कर दिया, ठीक है। तो अब हुआ क्या, अंग्रेजों के प्रभाव बढ़ने के कारण जो क्षेत्रीय रजवाड़े थे या क्षेत्रीय राजा महाराजा हुआ करते थे, उनका प्रभाव धीरे धीरे क्या हो गया, समाप्त हो गया। या एक प्रकार से कहा जाए तो क्षेत्रीय राज्य धीरे धीरे क्या हो गए, समाप्त हो गए। और उनके समाप्त होने से ये जो विशेष रूप से हथियार निर्माण, तराशी, नक्काशी, हाथी के दांत वस्तुएं इत्यादि ये जो थी, है ना, इनकी डिमांड क्या हो गई, खत्म हो गई। इनकी डिमांड क्या हो गई, खत्म हो गई। और इनकी डिमांड खत्म होने के कारण, क्यों? क्योंकि इनकी मांग कहाँ होती है, रजवाड़ों में। अब रजवाड़े रहे नहीं तो इनकी मांग कहाँ होगी, कहीं नहीं होगी। तो इसलिए इनकी डिमांड क्या हो गई, खत्म हो गई। और जो इन कार्यों में लगा हुआ एक वर्ग था, है ना, वो क्या हो गया, आपका बेरोजगार हो गया, ठीक है। और उसके बेरोजगार होने के कारण जो शहरी उद्योग था वो पूरी तरीके से क्या हो गया, चौपट हो गया। मेरी बात समझ में आ गई। तो एक तो रजवाड़ों के कारण क्या हुआ, जब अंग्रेजों की नीतियां ऐसी हुई, रजवाड़े समाप्त हुए, तो उद्योग भी क्या हो गया, समाप्त हो गया।
दूसरी तरफ अंग्रेज ही नहीं रुके। अंग्रेजों ने विशेष रूप से जो बुनकर वगैरह हुआ करते थे, या विशेष रूप से कहूँ तो जुलाहे, जो जुलाहे होते थे, जो कपड़े का निर्माण करते थे, कपड़े बुन तैयार करते थे, उनका अत्यधिक शोषण किया। अंग्रेजों ने एक प्रथा चलाई, उस प्रथा का नाम था ददनी प्रथा। ददनी प्रथा, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है ददनी प्रथा क्या थी, ठीक है। तो अंग्रेजों ने एक प्रथा चलाई, ददनी प्रथा थी। ये विशेष रूप से जो प्रथा थी जुलाहों के लिए ही थी। इसमें होता क्या था कि इसमें निश्चित तिथि, निश्चित समय और निश्चित मात्रा, तीन चीज होती थी, है ना, कि निश्चित तिथि डेट, निश्चित समय और निश्चित मात्रा क्वांटिटी, ठीक है। तो इन तीन चीज़ों के साथ में एक समझौता किया जाता है जुलाहों के साथ, लिखित में समझौता होता था, एक एग्रीमेंट होता था कि वो जो है जुलाहे एक निश्चित रुपए की मात्रा में निश्चित समय के अंदर निश्चित ही, है ना, माल तैयार करके देंगे। और होता क्या था, मैं इसका विस्तार से आपको समझाऊं ददनी प्रथा का। जैसे मान लीजिए किसी जुलाहे को, है ना, अग्रिम रुपए दे दिए, पहले से रुपए दिए जाते थे कि भाई हमारे लिए जैसा मान लीजिए कि 100 क्विंटल कपड़ा तैयार करके देना है आपको, ठीक है। अब वो 100 क्विंटल कपड़ा तैयार करके देंगे, उनको अग्रिम क्या देते, पहले से उनको पैसा दे दिया। पैसे की मात्रा जो रुपए देते वो कम देते थे, ज़्यादा रुपए नहीं, कम से कम रुपए में अधिक से अधिक माल तैयार कराना होता था इन लोगों को, ठीक है। तो शर्तनामा लिखवा लेते थे। अब आगे चल के कम रुपए में शर्तनामा लिख गया, सब कुछ हो गया, अब आगे चल के उसमें लागत ज़्यादा लगी, कुछ भी हुआ, इस बात से अंग्रेजों को कोई मतलब नहीं। और 100% लागत ज़्यादा ही लगती थी, क्योंकि वो तो मार कूट के जब से लिखवा लेते थे, ददनी प्रथा का शर्तनामा, है ना। तो हुआ क्या, इस तरीके से जुलाहों की स्थिति बहुत ज़्यादा क्या हो गई, खराब हो गई। ददनी प्रथा ने जुलाहों की कमर तोड़ दी, और जुलाहे जो थे इन्होंने ये कार्य छोड़ करके, वस्त्र उद्योग, कपड़ों का उद्योग कार्य छोड़ करके वो भी कृषि की ओर अग्रसर हो गए। इस कारण क्या हुआ, कृषि पर निर्भरता लोगों की बढ़ती गई, और धीरे धीरे कृषि पर निर्भरता बढ़ने के कारण, है ना, वहाँ पर भी क्या हुआ, स्थिति एक विचित्र स्थिति उत्पन्न हो गई। और भारत में कृषि के अत्यधिक निर्भरता बढ़ने पर उद्योग धंधे पूरी तरह से क्या हो गए, चौपट हो गए, ठीक है। दूसरी तरफ भारत में तो नीति थी ही थी अंग्रेजों की, इंग्लैंड में भी एक नीति अपना रखी थी भारतीय कपड़ों के संदर्भ में। विशेष रूप से हुआ क्या, भारत से चाहे कपड़े हो या अन्य वस्तुएं जो भी यहाँ से जाती थी इंग्लैंड के लिए, उन सभी वस्तुओं पर अंग्रेजों के द्वारा इंग्लैंड में अत्यधिक कर लगाया गया। और ज़्यादा कर लगाने के कारण क्या हुआ कि भारतीय जो वस्तु थी जब वो इंग्लैंड पहुंचती थी तो वो क्या महंगी हो जाती थी, है ना। मान लीजिए जैसे कोई वस्तु है 100 रुपये में यहाँ से तैयार हो गई, इस पर मान लो इस पर 40% टैक्स लिया, तो ये कितनी 140 की इंग्लैंड में पहुंची। अब वहीं पर यही वस्तु अंग्रेजों के लिए उनके यहाँ बनकर के 120 में मिल रही है, और भारतीय वस्तु पर टैक्स जितना है, अगर 10% का तो 110 की पड़ती इंग्लैंड में जाकर के, और उनकी 120 की, तो भारतीय वस्तु बिक जाती। लेकिन 40% टैक्स लगा दिया, इंग्लैंड में 140 की बिकी, अंग्रेजों की अपनी 120 की पड़ रही है, तो वो लोग 120 की खरीदेंगे, 140 की क्यों खरीदेंगे, मेरे पास समझ गए ना। तो अत्यधिक कर लगाने के कारण भारतीय वस्तु इंग्लैंड में महंगी हो गई, और जिसके कारण वहाँ के लोगों ने उसको खरीदना बंद कर दिया। अंग्रेज यहीं नहीं रुके, उन्होंने 1700 ईस्वी में एक नियम बनाया, एक कानून बनाया कि एशिया और भारत से आने वाले जो भी रेशमी वस्त्र हैं, है ना, रंगीन रेशमी वस्त्र हैं, उनका पूरी तरह से क्या कर दिया जाए, प्रतिबंध लगा दिया गया। और साथ ही साथ 1720 में अंग्रेजों ने एक कानून और बना दिया कि भारत से आने वाला जो सूती वस्त्र है ना, उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। और इस मतलब सूती वस्त्र उद्योग के या कपड़े उद्योग के विशेष में एक व्यक्ति है, उसका नाम है डेफो। उस व्यक्ति का नाम क्या है, डेफो, ये डूफे मिल जाता है, लगा हुआ डफो या डेफो मिल जाता है। इसने एक इसके एक उपन्यास है रॉबिन्सन क्रूसो, ये व्यक्ति का नाम है, डेफो व्यक्ति है, और रॉबिन्सन क्रूसो क्या है, उपन्यास है ना, उपन्यास नोवेल है। इसमें ये डेफो लिखता है कि भारतीय वस्त्र जो है ना, भारतीय वस्त्र हमारे घरों में, हमारी अलमारियों में, और यहाँ तक कि हमारे शयन कक्ष मतलब सोने का कमरा, उसमें तक घुस आया है। तो ये दर्शाता है कि ये लोग भारतीय चीज़ों से कितने परेशान हो गए थे, विशेष रूप से वस्त्र उद्योग से, है ना। तो इस प्रकार से भारतीय उद्योग की स्थिति क्या थी, किस प्रकार से अंग्रेजों ने उस पर भारत में क्या नीति अपनाई, इंग्लैंड में क्या नीति अपनाएगी भारतीय वस्त्रों के प्रति या सामान के प्रति, जिससे भारतीय क्या हुआ, उद्योग जो था, शहर उद्योग क्या हो गया, चौपट हो गया, ठीक है। अब मैं इसको शॉर्ट में लिखा दे रहा हूँ, जितना मैंने आपको पढ़ाया समझाया है, अब आप इसको समझ लेना। फिर इसके बाद एक हेडिंग और बनाएंगे हम, शहरी उद्योग के विनाश के कारण, ठीक है। तो वहाँ पर मैं आपको और विस्तार से समझा दूंगा। तो आप लिखना जरा इसको,
अंग्रेजों से पूर्व, ये हेडिंग है आपकी, इसी में लिखना है। अंग्रेजों से पूर्व भारत में शहरी उद्योग एक अच्छी स्थिति में था, जिसकी खपत भारतीय रजवाड़ों के साथ साथ विदेशों में भी हुआ करती थी। हालांकि भारतीय रजवाड़े इसकी खपत का सबसे बड़ा स्रोत थे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखना हो आप। 1757 के पश्चात, 1757 के पश्चात अंग्रेजों का भारत में प्रभुत्व बढ़ता गया, जिसके कारण भारतीय रजवाड़े धीरे धीरे समाप्त होने लगे और शहरी उद्योग जो रजवाड़ों पर निर्भर थे का भी विनाश होना प्रारंभ हो गया। ठीक है, यहां तो बात समझ में आ गई। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, तीसरा पॉइंट हो जाएगा। अंग्रेजों ने भारत में एक नई प्रथा की शुरुआत की, जिसे ददनी प्रथा के नाम से जाना गया। इस प्रथा के अंतर्गत जुलाहे होते हैं ना, जो कर दो जुलाहों। इस प्रथा के अंतर्गत जुलाहों को अग्रिम धनराशि दी जाती थी और निश्चित धन, निश्चित मात्रा तथा निश्चित समय में कपड़ा लिया जाता था। ठीक है, एक पॉइंट लिख देना, इसी में आगे बढ़ा देना, लिया जाता था। इस प्रथा के कारण दंडी प्रथा के कारण, यानी कि इस प्रथा के कारण जुलाहों का अत्यधिक शोषण हुआ। ठीक है, अब ये हो गया आपके 3 पॉइंट। अब मैं आपको इंग्लैंड वाला पक्ष भी लिखवा दे रहा हूं यहाँ पर। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, इंग्लैंड में भारतीय वस्तुओं की मांग लगातार बढ़ती जा रही थी। जिससे ब्रिटिश सरकार चिंतित हुई और उसने भारत से आने वाली वस्तुओं पर कर की मात्रा बढ़ा दी। और यही नहीं 1720 नहीं, केवल 1700, और यही नहीं 1700 ईस्वी में एक कानून बनाया, जिसके द्वारा एशिया से आने वाले रेशमी वस्त्रों पर इंग्लैंड में रोक लगा दी गई। और इसके साथ साथ 1720 में एक कानून बनाकर भारतीय सूती वस्त्रों पर इंग्लैंड में रोक लगा दी गई। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब आप यहाँ पर की पॉइंट बना के 2 बातें लिखना। ठीक है, यहाँ पर 2 बातें मैं आपको समझा दूं। एक तो आपको लिखना है शहरी उद्योग कौन कौन से थे। ठीक है, मतलब शहरी उद्योग कौन कौन से थे वो आपको नाम लिख लेना है, उससे आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट याद रहेगा।
तो शहरी उद्योग में आप इस प्रकार से एरो बना लो, लिख करके 4-5 लिख लो कौन कौन से थे, जैसे कि जहाज निर्माण, है ना, मैं बोल दे रहा हूँ, जहाज निर्माण शहरी उद्योग था वो भी, तो जहाज निर्माण लिख दीजिएगा। कागज उद्योग हो गया, और आपका तरासना होता है, तरासी उद्योग, नक्काशी, है ना, कागज उद्योग, हथियारों का निर्माण, और हाथी के दांतों से निर्मित वस्तुएं, हाथी के दांतों से निर्मित वस्तुएं, ये सब क्या थे, शहरी उद्योग थे। ठीक है, तो की पॉइंट में दूसरा जो आपको लिखना था, ये तो हो गया आपका शहरी उद्योग कौन कौन से थे। एक देश है स्कॉटलैंड, ठीक है, लिख देना आप, स्कॉटलैंड ने भारतीय वस्तुओं पर रोक नहीं लगाई। इसको बस याद रखना, ये कई बार प्रश्न पूछा जाता है, कौन से देश ने, किस देश ने भारतीय वस्तुओं पर रोक नहीं लगाई थी। स्कॉटलैंड ने भारतीय वस्तुओं पर रोक नहीं लगाई थी। ठीक है, और तीसरा की पॉइंट में लिखना है आपको, एक और लिख देना है आपको की पॉइंट में, तीसरा फैक्ट यहाँ पर एक और लिखेंगे आप, वो ये लिखना है कि भारत का, है ना, भारत का सर्वाधिक विकसित उद्योग कपड़ा उद्योग था। भारत का सर्वाधिक विकसित उद्योग कपड़ा उद्योग था। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या कहते हैं, शहरी उद्योग के विनाश। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ लिखवाऊंगा कुछ कारण, मतलब ऐसे क्या कारण थे जिनके चलते भारत का जो शहरी उद्योग था उसका क्या हुआ था, विनाश हुआ था, समाप्त हुआ था। तो आप डालेंगे हेडिंग शहरी उद्योग के विनाश के कारण, शहरी उद्योग के विनाश के कारण। ठीक है, कारण, ठीक, सबसे पहला कारण क्या लिखेंगे आप, तो सबसे पहला कारण ये लिखेंगे, मैं आपको पहले समझा दूं क्या है, वही था जो पीछे लिखवाया था आपको, भारतीय रजवाड़ों का समाप्त होना या देसी राज्यों का समाप्त होना। ठीक है, तो पहला कारण हो जाएगा भारतीय रजवाड़ों की समाप्ति या समाप्त होना। ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे भारतीय रजवाड़े समाप्त हुए तो जो उद्योग थे वो धीरे धीरे क्या होने लगे, समाप्त होने लगे। दूसरा लिखेंगे आप, इंग्लैंड में भारतीय वस्तुओं पर अधिक कर लगाना। ठीक है, दूसरा कारण हो जाएगा। ठीक, तीसरा लिखेंगे आप, जैसे कागज उद्योग का मैं आपको बताऊं तो हुआ क्या था, ब्रिटिश सरकार ने एक रूल बना दिया कि भारत में जो कागज प्रयोग होगा वो केवल ब्रिटेन के निर्मित ही कागज का प्रयोग होगा, तो भारत में जो कागज बन रहा है उसका प्रयोग नहीं किया जाएगा। तीसरा कारण लिखेंगे आप, भारत में ब्रिटिश निर्मित या इंग्लैंड निर्मित कागज का ही प्रयोग किया जाएगा, जिससे भारतीय कागज उद्योग समाप्त हुआ या उसका विनाश हुआ। ठीक है, चौथा लिखेंगे आप, ब्रिटिश सरकार ने चौथा कारण क्या है विनाश का, ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों को हथियार रखने पर रोक लगा दी। इससे पहले क्या था, निजी कारणों के चलते विभिन्न प्रकार के हथियार भारतीय लोग अपने पास रख सकते थे, लेकिन अब ब्रिटिश सरकार ने नियम बना दिया कि जो भारतीय आम जनता है, लोग हैं, वो अपने पास हथियार नहीं रखेंगे, और उनके हथियार ना रखने के कारण हथियारों की डिमांड क्या हो गई, खत्म हो गई। तो ब्रिटिश सरकार ने नियम बनाया कि भारतीय लोग, है ना, हथियार नहीं रखेंगे, जिसके कारण हथियारों के निर्माण में कमी आई। ठीक, नेक्स्ट और लिख देंगे आप, बुनकरों पर अत्यधिक अत्याचार, ये भी एक प्रमुख कारण था, बुनकरों पर अत्यधिक अत्याचार। नेक्स्ट एक कारण लिखेंगे आप, ददनी प्रथा भी प्रमुख कारण था। ठीक है, ददनी प्रथा। तो बच्चा ये सब जो थे ये क्या थे, आप एक और लिख दीजिएगा प्रमुख कारण था, वो भी मैं आपको लिखवा दूं, है ना। भारतीय अर्थव्यवस्था की लिखना, को नहीं की, भारतीय अर्थव्यवस्था की कृषि पर अधिक निर्भरता। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण फैक्ट है कि मतलब कैसे, जैसे उद्योग समाप्त होते जा रहे थे, लोग कृषि कार्य करने लग रहे थे, जब वो कृषि कार्य लगेंगे तो कच्चा माल मिलेगा, है ना, कृषि कार्य से क्या मिलेगा, कच्चा माल, और कच्चा माल कहाँ जाएगा, इंग्लैंड, जिससे कि औद्योगिक क्रांति को बल मिलेगा। तो इनकी नीति ये थी कि भारतीय जो लोग हैं
उनकी निर्भरता किस पर हो, कृषि पर अधिक हो, अर्थात भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान हो जाए, जिससे कि कच्चा माल उन्हें अधिक से अधिक मात्रा में मिल सके और वो उसका इंग्लैंड क्या कर सकें, उसका निर्यात कर सकें। ठीक है, एक कारण और याद आया, वो भी लिख दीजिएगा, मैं आपको समझा दूं पहले। 1813 का एक्ट, ये एक प्रमुख कारण था। 1813 के एक्ट में ये करा गया था कि जो ब्रिटिश सरकार थी उसने ये घोषणा कर दी थी कि भारत से व्यापार केवल ईस्ट इंडिया कंपनी ही नहीं करेगी, बल्कि अन्य ब्रिटिश लोग भी करेंगे, इंग्लैंड के लोग भी करेंगे। तो जो इंग्लैंड के अन्य वर्ग आया, विशेष रूप से यहाँ पर जो पूंजीपति वर्ग आया था, उसने क्या करा, भारत को केवल इंग्लैंड से निर्मित वस्तुओं को, है ना, भारत में ला करके बेचा और बदले में भारत से कच्चा माल यहाँ से विदेश ले गए। तो उनका उद्देश्य केवल ये था कि भारत में, है ना, इंग्लैंड से ला करके वस्तुओं को बेचना और भारत से कच्चे माल को ले जाना। तो भारत में कच्चा माल भी समाप्त हो गया, भारत में विदेशों से माल आ रहा है, तो भारतीय उद्योग धंधे क्या हो गए, समाप्त हो गए। तो ये प्रमुख कारण था। लिख देना आप, 1813 के एक्ट के द्वारा, 1813 के एक्ट के द्वारा भारत में क्या कहते हैं, आपके ब्रिटिश नागरिकों को भी व्यापार करने की छूट मिली, जिससे इन लोगों ने भारत को इंग्लैंड निर्मित वस्तुओं की खपत का स्रोत माना और यहाँ से कच्चा माल ले जाकर इंग्लैंड बेचा। ठीक है, तो ये सब कारण थे जो हमारा शहरी हस्तकारी उद्योग था, दस्तकारी उद्योग था, उसका विनाश हुआ था। अब हम पढ़ेंगे ग्रामीण। ठीक है, तो बच्चा अब आपकी हेडिंग हो जाएगी ग्रामीण उद्योग, ग्रामीण हस्तकारी उद्योगों का विनाश। अब ये हेडिंग हो जाएगी हमारी। ठीक है, पहले मैं आपको समझा दूं, फिर इसके विषय में आपको डीपली लिखवाता हूँ, समझाता हूँ। ठीक है, पहले समझ लो आप। देखो, इससे पहले एक वीडियो में मैंने आपको पूरा बताया था किस प्रकार से भारतीय ग्रामीण आत्मनिर्भर हुआ करते थे। ठीक है, तो मैंने बताया था कि अंग्रेजों से पूर्व भारतीय जो गांव थे वो पूरी तरह से क्या थे, आत्मनिर्भर थे। अर्थात कहने का मतलब ये है कि वो किसी प्रमुख रूप से जैसे लोहा इत्यादि वस्तु को छोड़ करके वो अन्य किसी वस्तु के लिए किसी दूसरे गांव पर अथवा दूसरे शहरों पर डिपेंड नहीं थे। वो खुद से चीज़ों का निर्माण करते थे, अपने प्रयोग के लिए वस्तुओं का उत्पादन करते थे। उन्हें किसी प्रकार की बाहरी दुनिया से मतलब नहीं था। एक प्रकार से कहा जाए तो गाँव जो थे वो एक छोटे विश्व की तरह थे, छोटे छोटे मतलब विश्व के रूप में वो थे। ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ कि वो आत्मनिर्भर थे, किसी पर डिपेंड नहीं थे, सेल्फ ही प्रोडक्शन करते थे और अपने लिए जरूरी आवश्यक जो वस्तुएं होती थी उनका उत्पादन करके अपना जीवन निर्वाह कर लिया करते थे। लेकिन धीरे धीरे जैसे शहरों में उद्योगों का विनाश हुआ, अंग्रेजों की नीतियों के कारण, उन्हीं के कारणों चलते क्या हुआ, गाँव में भी जो ग्रामीण उद्योग थे उनका विनाश होने लगा। मान लीजिए थोड़ा बहुत माल गांव से तैयार होकर के शहरों को जाता था। जब शहरों में वो उद्योग समाप्त हो गए तो ग्रामीण उद्योग भी क्या हो गया, चौपट हो गया। और अंग्रेजों की नीति का प्रभाव केवल शहरों पर नहीं, गांव पर भी आकर के पड़ा। इसके चलते गांव में भी उद्योग धंधे क्या थे, समाप्त हो गए थे। ठीक है, तो एक बात यहाँ पर आती है कि आखिर ऐसे कौन कौन से उद्योग थे जो गाँव वगैरह में प्रचलित थे और जिनका प्रभाव पड़ता है। एक चमड़ा उद्योग था आपका, सबसे पहला चमड़ा उद्योग था, है ना। मैं आपको समझाऊंगा। चमड़ा उद्योग था। एक आपका जो तेली नहीं होते हैं, एक तेल वगैरह कार्य होते थे वो था। एक बढ़ई वगैरह हुआ करते थे। ठीक है, एक कुम्हार वगैरह हुआ करते थे। ठीक है, एक रंगेज हुआ करते हैं, रंग वगैरह कार्य होता था। तो ये प्रमुख उद्योग थे। इनका कैसे विनाश हुआ मैं आपको वो समझा दूँ, फिर लिखवा दूंगा। ठीक है, यार पहले एक पैराग्राफ लिख लो, छोटी सी लाइन लिख लो। इसमें लिखना है आपको, ये मत लिखना अभी, ये मैं खुद लिखवाऊंगा, आपको इसमें लिखना है ग्रामीण हस्तकारी उद्योग का विनाश। इसमें हेडिंग में एक छोटी सी 2-3 लाइन लिख लीजिएगा। अंग्रेजों के आने से पूर्व भारतीय गांव आत्मनिर्भर हुआ करते थे। लेकिन जैसे जैसे अंग्रेजों का प्रभुत्व बढ़ता गया वैसे वैसे गांव भी इनकी चपेट में आने लगे, या ब्रिटिश शासन के चपेट में आने लगे, और जिसका प्रभाव यह हुआ कि ग्रामीण उद्योग समाप्त हो गए।
ग्रामीण उद्योग भी समाप्त हो गए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखना, प्रमुख ग्रामीण उद्योग। प्रमुख ग्रामीण उद्योग तो कौन कौन से थे? चमड़ा उद्योग, तेल, बढ़ई, कुम्हार, रंगेज। इनका मतलब क्या था? चमड़ा उद्योग प्रमुख हो जाएगा, आप लिख देना। तेल से संबंधित कार्य लिख देना, है ना। शिल्पकार, बढ़ई लिख देना। कुम्हार निर्मित या बर्तन और रंगेज के कार्य, ये सब क्या थे? प्रमुख उद्योग थे। अब देखना हुआ कैसे। ठीक है, मेरी बात समझना। तो जैसे चमड़ा उद्योग था, ठीक है, तो एक वर्ग था चर्मकार। चर्मकार गांव में हुआ करते थे। चर्मकार का प्रमुख कार्य ये होता था, जो गांव में पशु जीव जंतु मर जाते थे तो किसान वगैरह से वो उनको ले लेते थे, है ना, मरे हुए पशुओं को, और उनकी खाल निकाल करके वो बेचा करते थे। और जो चमड़ा उद्योग होता था शहर वगैरह में या गांव वगैरह में लगे हुए थे, उनको वो खाल बेचा करते थे, उनको एक ठीक उनका जीवन निर्वाह हो जाता था। ठीक है, लेकिन जब क्या कहते हैं आपका जब ब्रिटिश सरकार नीतियां बढ़ने लगी तो उद्योग धंधे स्थापित होने लगे, तो चमड़ा उद्योग बड़ी मात्रा में अंग्रेजों ने स्थापित किया था, ब्रिटेन में भी, कुछ न कुछ भारत में भी। तो उसके हुआ क्या, जो खाल वगैरह हुआ करती थी उसकी मांग होने लगी बाहर, और वो जो खाल थी ये लोग जो खरीदते उसके मुकाबले बाहर महंगी बिकने लगी, और जो बाहर महंगी बिकी तो इन लोगों को खाल मिलना क्या हो गया? बंद हो गया, और इनका जो कार्य था वो क्या हो गया? समाप्त हो गया। मेरी बात समझिए। इसलिए चर्मकार सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ था गांव में ब्रिटिश नीतियों के कारण। दूसरा था तेली। तो ये क्या करते थे, जैसे कि आपका जो लोगों की तेल की रिक्वायरमेंट होती थी उसकी पूर्ति करते थे। ठीक है, सरसों का तेल वगैरह, चाहे वो खाने के लिए यूज होता हो, चाहे आपका रोशनी के लिए प्रयोग होता था, है ना, दीप जलते थे उसके। लेकिन अब जब ब्रिटिश नीतियाँ बढ़ी तो हुआ क्या, भारत में केरोसिन तेल आ गया, जिसे मिट्टी का तेल कहते हैं। ठीक है, मशीनें आ गई तेल निकालने की, तो तेली का जो कार्य हुआ करते थे वो धीरे धीरे क्या हो गया? समाप्त हो गया। तेली भी क्या हो गया? बेरोजगार हो गया। बड़ी बड़ी मशीनें, है ना, इंग्लैंड में वस्तुएं तैयार कर रही थी, और वो सारी वस्तुएं भारत में आ रही थी, तो बढ़ई के कार्यों पे क्या पड़ा? प्रभाव पड़ा, और बढ़ई के कार्य भी क्या हो गए? समाप्त हो गए। क्योंकि और जो इंग्लैंड से वस्तुएं बन के आती थी वो सस्ती होती थी और बड़ी मात्रा में आती थी, तो इसलिए बढ़ई के कार्य धीरे धीरे क्या हो गया? समाप्त हो गया। ठीक है, रंग। गांव में विभिन्न प्रकार के रंग तैयार किए जाते थे, बहुत से कलर, है ना, जितने भी कलर होते हैं आपके सब तैयार किए जाते थे, और इन रंगों की भारत के साथ साथ विदेशों में भी डिमांड हुआ करती थी। लेकिन हुआ क्या, अब यूरोपीय देशों में सिंथेटिक रंग बनने लगा था, और सिंथेटिक रंग बनने के कारण जो भारतीय रंग था वो उद्योग क्या हो गया? चौपट हो गया, और रंग की डिमांड खत्म हो गई। अब केमिकल्स बेस्ड रंग, है ना, भारत में सिंथेटिक रंग आने लगा था, और जो ग्रामीण रंग थे उनकी कोई वैल्यू नहीं रही, क्योंकि ये महंगे पड़ते थे, वो सस्ता पड़ता था। तो ये रंग उद्योग भी क्या हो गया? समाप्त हो गया। एक कुम्हार के बर्तन हुआ करते थे, बर्तन बनाता है कुम्हार। तो लेकिन जो अंग्रेज वगैरह थे, जो मशीनरियों से निर्मित बर्तन आते थे वो धातु के बन करके आते थे, लेकिन, है ना, लेकिन जो भारतीय संस्कृति थी उसमें, भारतीय संस्कृति में मिट्टी के बर्तन वगैरह वो विशेष डिमांड रहती है। और साथ ही साथ क्या था, जो कुम्हार के मिट्टी के बर्तन होते वो सस्ते रहते थे, और धातुओं के जो बर्तन थे वो महंगे रहते थे। इसलिए कुम्हार पर प्रभाव तो पड़ा, लेकिन सीमित प्रभाव पड़ा, ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ा, और कुम्हार का कार्य लगातार आगे तक चलता रहा। ठीक है, तो ये प्रमुख कारण भी थे, है ना, ग्रामीण उद्योग के विनाश के। तो आपने लिख दिया ग्रामीण उद्योग, अब आप लिखेंगे ग्रामीण उद्योग विनाश के कारण, है ना। ग्रामीण उद्योग के विनाश के कारण क्या थे, मैं उनको लिखवा दे रहा हूँ, आप हेडिंग डाल दीजिएगा, तीसरी हेडिंग हो जाएगी आपकी इसमें। तो पहला कारण लिखिएगा, इंग्लैंड में मशीनों से निर्मित वस्तुएं, इंग्लैंड में मशीनों से निर्मित वस्तुएं भारत में आने लगी, जिससे जिससे ग्रामीण उद्योग अत्यधिक प्रभावित हुआ। ठीक है, नेक्स्ट लिखेंगे आप, लिखना दूसरा पॉइंट, ग्रामीण उद्योगों के विनाश में सर्वाधिक हानि चर्मकार को हुई, क्योंकि इसको सस्ते मूल्यों पर गांव के किसानों से मरे हुए पशु मिल जाते थे, जिससे यह लोग खाल प्राप्त कर चमड़ा उद्योग को बढ़ावा देते थे। ठीक है, नेक्स्ट, अब लिखना तेल के विषय में। लिखो,
केरोसिन तेल अब रोशनी के लिए प्रयोग किया जाने लगा था। अब रोशनी के लिए प्रयोग किया जाने लगा था और विभिन्न मशीनों से सरसों के तेल, है ना, सरसों के तेल को पीला जाता था। पीलना समझते हैं, मतलब उसको पिल देते थे। अब मतलब क्या बताऊं इंग्लिश में क्या होगा इसका। सरसों होती है, उसकी मशीन होती है, उसमें डाल देते हैं, पिल जाता है, तेल अलग होता है, खल उसके अलग हो जाती है। ठीक है, वो था। नेक्स्ट लिखेंगे मशीनों के बढ़ते प्रयोग से गांव में बड़ा ही बेरोजगार हो गया। मशीनों के बढ़ते प्रयोग से गांव में बड़े बेरोजगार हो गया। नेक्स्ट रंग लिखेंगे। गांव में रंगों का निर्माण एक प्रमुख उद्योग था। गांव में रंगों का निर्माण एक प्रमुख उद्योग था, लेकिन यूरोप से आने वाले सिंथेटिक रंग ने इस उद्योग को भी चौपट कर दिया। ठीक है, अब आप लिखेंगे कुम्हार वाले में लिखना। गांव में कुम्हार विभिन्न प्रकार के बर्तन बनाकर लोगों की ज़रूरतें पूरी करता था, लेकिन अब भारत में धातु निर्मित बर्तन भी आने लगे, जिससे कुम्हार के उद्योगों पर भी प्रभाव पड़ा। हालांकि यह सीमित था, ज़्यादा प्रभावित नहीं करा। मैंने बताया था आपको क्यों, क्योंकि भारतीय संस्कृति में मिट्टी के बर्तन का प्रभाव रहा है, और दूसरी बात धातु के बर्तन महंगे थे और कुम्हार के बर्तन सस्ते थे, इसलिए ज़्यादा प्रभावित नहीं हुआ था। ठीक है, तो ये हो गया हमारा भारतीय दस्तकारी उद्योग का विनाश वाला टॉपिक समाप्त। अब जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा धन निकासी का सिद्धांत। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे धन निकासी का सिद्धांत दादा भाई नौरोजी को विशेष रूप से। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।